नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। कल जो हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। उन प्रश्नों में ये जो पहला प्रश्न है, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में, जो स्वर होते हैं उनको वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला प्रश्न यही था। तो इसको देखो ध्यान से समझना, स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो मैं बड़े विस्तार से बता चुका था कि स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा भेद मैंने आपको बताया था, वो बताया था ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा इसका जो भेद बताया था वो बताया था जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा भेद था वो था मुख आकृति के आधार पर। और 5वां भेद है नासिका के आधार पर। तो स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। और कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब है मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेदों को समझाएं। तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? जिसके उच्चारण में मुख सबसे कम खुले उसे हम क्या कह देते हैं? समृद्ध स्वर। जिसमें सबसे ज्यादा खुले उसे विवृत स्वर कह देते हैं। समृद्ध स्वरों से आधा खुले अर्थात समृद्ध स्वर से ज्यादा और अर्ध विवृत से कम खुले उसे अर्ध समृद्ध कह देते हैं। और विवृत से आधा और अर्ध समृद्ध से ज्यादा खुल जाए उसे अर्ध विवृत कह देते हैं। तो ये इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको मैं बता चुका। 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं ये बता चुका हूं। इसमें और भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन में अंतर स्पष्ट करें। देखो स्पर्श वर्ण, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक जो 25 वर्ण होते हैं उनको तो स्पर्श कहते हैं। और इनमें पंचम वर्णों को हटा दिया जाए और छ छ जय जय को हटा दिया जाए, बाकी के जो 16 वर्ण बचते हैं उन्हें स्पर्शी कहते हैं। इसकी हम बड़े विस्तार से चर्चा आगे भी करेंगे, विशेष ध्यान रखना। अर्ध स्वर के बारे में बताए तो मैं अर्ध स्वर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या होता है, संघर्ष नहीं करना पड़ता, जीवा संघर्ष नहीं करती अर्थात स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलते हो य और व, तो य और व बोलने में जीवा संघर्ष नहीं कर रही। अब आप रा बोलो तो कंपन कर रही है, ला बोलो तो जीवा मसूड़ों को छू रही है, वहां भी संघर्ष कर रही है। लेकिन य और वा बोलने में जीवा संघर्ष नहीं करती, इसलिए इनको संघर्षहीन या अर्ध स्वर कहते हैं। तो इन्हें अर्ध स्वर भी कह देते हैं और इन्हीं को संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इनका मैं 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे। बाकी मैं इनके बारे में और भी विस्तार से आगे बताऊंगा। अब आगे बात करेंगे, कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था अंत में, वो कहाँ छोड़ा था? वो छोड़ा था जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर मैंने आपको 3 भेद बताए थे, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर मैंने आपको कितने भेद बताए थे? 3 भेद, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। अब इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो जो इसका सबसे पहला जो भेद होगा वो कौन सा होगा? तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर सबसे पहले भेद की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा? अग्रस्वर। कौन सा होगा? अग्रस्वर। अब अग्रस्वर का मतलब क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय जो नोक होती है वो क्रियाशील रहती है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, वे स्वर
जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अग्र स्वरों में आपको ध्यान रखना है जिसमें जीवा की जो अगली नोक है वो क्या करे, वो काम करे, जीवा की अगली नोक क्रियाशील रहे, वो अग्र स्वर है। अब किस में होती है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लघु ई, दीर्घ ई। अब जहां लघु ई आएगी वहां री का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। लघु ई, दीर्घ ई, री, ए, आई। तो लघु ई, दीर्घ ई, री, ए और आई, इनको क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं अग्र स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा की अगली नोक क्रियाशील रहती है, इसलिए अग्र स्वर है। अब बात करी जाए आगे मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में कौन सा आएगा? इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां पर बात करेंगे मध्य स्वर की। तो मध्य स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कहलाते हैं। अब मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मान लो आप बोल रहे हो अ, तो इसे कहां से बोलेंगे? जीवा के मध्य भाग से। आपने बोली जैसे लघु ई, दीर्घ ई, री, ए, आई, तो इसमें जीवा की जो अगली नोक है ये क्रियाशील हो रही है, लेकिन आपने बोला अ, तो इसे कहां से बोला? जीवा के मध्य भाग से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन सा स्वर आएगा? अ आएगा। कौन सा आएगा? अ आएगा। ये क्या कहलाता है? मध्य स्वर कहलाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में मध्य भाग सक्रिय रहता है। ताराचंद गुर्जर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समझिए, बिल्कुल आगे समझिए। जो इसका तीसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? तो बात करें अगर इसके तीसरे भेद की, तो तीसरा भेद कौन सा होता है? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च का मतलब होता है पिछला। पश्च का मतलब क्या है? पिछला भाग। तो जीवा का अगला भाग, बीच का भाग और पिछला भाग। तो पश्च स्वर में क्या होगा? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कहलाते हैं। अब पश्च स्वर में कौन से आएंगे? बाकी के जितने भी बचे हैं वो सब किस में आएंगे? पश्च स्वर में। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं ये कौन सा भेद होता है क्रिया के आधार पर, सॉरी किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। ये कौन सा भेद होता है? जिह्वा के आधार पर तीसरा भेद होता है। तो मैं आपको बता चुका था को ए को छोड़कर बाकी के जितने भी 3 से बनने वाले हैं वो सब इसमें आ जाते हैं।
अब 3 से बनने वाले ए को छोड़कर कौन कौन से होते हैं अच्छे से जानते हो आप। आ होता है, उ होता है, दीर्घ उ होता है और ओ होगा और इसके साथ ही औ होगा। अब ये पश्च स्वर कौन से स्थान पे आता है? तीसरे पर। कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे आता है। इसका मतलब 3 से बनने वाले ए को छोड़कर जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे? पश्च स्वर में। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल डिंपल तिवारी जी, मॉर्निंग में क्लास अभी इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी एमपी टेट और इसमें चल रही हैं, बाकी और भी बहुत सारी क्लास होती हैं। जब कोई परीक्षा नजदीक होगी तो फिर दोबारा से खूब सारे अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। कुछ मेरे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है, पीडीएफ का बताएं। तो देखो 24 घंटे के भीतर भीतर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। फिर भी आपको एक मैं कमेंट डलवा दूंगा जिससे कि आपको पीडीएफ से संबंधित जो भी समस्या है वो ना रहे, उस कमेंट से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। स्वरूप सिंह सोडा जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपको भी। अब बात करेंगे आगे। तो अग्रस्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। ये किसके आधार पर थे? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो ये चौथा भेद होता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। चौथा जो भेद होता है वो होता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर जो इसके भेद होते हैं वो होते हैं 4। मुखाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इनको अच्छे से समझ लेना। तो मैं पहले तो इन चारों को आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिर इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो होता है समृत स्वर। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। गलतियां ना हो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरा इसका भेद होता है अर्ध समृत स्वर। समृत, अर्ध समृत स्वर। तीसरा भेद होता है विवृत स्वर। तीसरा भेद कौन सा होता है? विवृत स्वर। और इसका जो चौथा भेद होता है वो होता है अर्ध विवृत स्वर। चौथा भेद कौन सा होता है? अर्ध विवृत स्वर होता है। अब ध्यान देना, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए 4 भेद कर लिए। सबसे पहले तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको जो समझनी है वो यहां समझो। देखिए यहां पर एक तो आ रहा है समधन वृत्त, समधन वृत्त, और एक आ रहा है विधन वृत्त। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वृत्त आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वृत्त। तो एक का अर्थ, सम का अर्थ तो होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। और वि का अर्थ क्या होता है? विशेष या भिन्न होता है। वि का अर्थ क्या होता है? विशेष या भिन्न होता है। जो वृत्त के समान है वो समृत है और जो वृत्त से भिन्न है वो विवृत है। अब वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। तो जिसके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है। मुख कैसा रहता है? मुख बिल्कुल बंद सा रहता है, सबसे कम खुलता है, उसे समृत कहते हैं। और जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है, वृत्त के समान बंद सा नहीं रहता बल्कि खुला सा रहता है, उसे विवृत कहते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसकी मतलब क्या हुआ? जिसमें मुख सबसे कम खुले वो समृत है और जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुले वो विवृत है। अब अर्ध की बात करेंगे तो उससे समझने से पहले इस बात को समझ लो कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखो, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत और अर्ध विवृत। सबसे पहले हम बात करेंगे विवृत स्वर की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? विवृत की, क्योंकि विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है वो कौन सा वर्ण होता है? तो आप अच्छे से जानते हो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है। अब पढ़ क्या रहे हो? स्वरों का वर्गीकरण, तो जाहिर सी बात है स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? आ। जब आप आ बोलते हो तो पूरा मुख खुल जाता है। जैसे
भगवान श्री कृष्ण जी ने जब आ बोला था तो पूरा मुख खुला और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। जैसे आप पूरा मुख खोलोगे तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण थोड़ी हो, वो तो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो ज्यादा मुंह मत खोल लेना, पता लगे कुछ गिर जाए आके। तो आपको तो बस ध्यान ये रखना है कि विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुले वो विवृत है। तो सबसे ज्यादा किस में खुलेगा? आ बोलने में। तो आ का मतलब हो गया विवृत। अब आगे समझना एक एक से। सबसे पहले विवृत लिया, अब क्या लेंगे? समृत लेंगे। अब समृत लेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसको पहले हमें समझना भी है, इसको हमें सबसे पहले समझना भी है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? विवृत। विवृत का मतलब क्या है? खुला हुआ। सबसे ज्यादा मुख किस में खुलता है? आ में। तो विवृत में आ गया। तो आ विवृत का आधा, अर्ध माने क्या होता है? आधा। विवृत का आधा, इसका मतलब आ का आधा क्या आएगा? अ आएगा। आ का आधा ए होगा, तो इसका आधा ए ले लिया, तो विवृत ले लिया, अर्धविवृत ले लिया। अब कहां चलेंगे? समृत पे चलेंगे। तो समृत पे कैसे चलेंगे? यहां से ए आ। अब यहां क्या आएगी? लघु ई आएगी, फिर दीर्घ ई आएगी, फिर क्या आएगा? लघु ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा, और जाहिर सी बात है जहां लघु ई आएगी वहीं री भी आएगी। तो ए आ, लघु ई, दीर्घ ई, ऊ और री। अब इसके बाद में किस पे आएंगे? अर्ध समृत पे। अर्ध समृत पे आएंगे तो अ ई उ री के बाद में क्या आता है? ए। तो यहां क्या आ जाएगा? आई। यहां क्या ले लेंगे? ओ। और यहां क्या दे देंगे? औ। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अर्ध समृत का। सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना है? अर्ध समृत का। इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है। फिर दोबारा से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से और आराम से समझ लेना, इसमें से आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर लिख रहा हूं जिससे कि अगर किसी को ना समझ में आया हो तो अब समझ में आ जाए। मैंने कहा सबसे ज्यादा मुख किस में खुलता है? विवृत में। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, तो आ विवृत में आ गया। अब विवृत का आधा क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत, ए हो गया। अब कहां जाएंगे? समृत पर। तो ए आ, फिर क्या आएगा? लघुई। अब समृत को पूरा करके आएंगे, दीर्घी, लघु, दीर्घ और री, यहां तक ले लिया। अब इसके बाद में अर्ध समृत आएगा। अब री के बाद में क्या आएगी? ए। तो एक तो समृत को, अर्ध समृत को दे दिया, तो एक किसको दे देंगे? अर्ध विवृत को आई दे देंगे। इसको क्या दे दिया? ओ दे दिया, तो इसको क्या दे देंगे? औ दे देंगे। ये हो गया आपका पूरे मुखाकृति के आधार पर चारों जो भेद हैं उनका वर्गीकरण। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल अंश शर्मा जी, रीट हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, चाहे आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो या आप 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है। हर बात को बड़े विस्तार से समझा रहा हूं, जिससे कि चाहे वो पहली बार हिंदी पढ़ रहा हो या वर्षों से हिंदी पढ़ता आ रहा हो, हर किसी को कुछ ना कुछ यहां अवश्य मिलेगा। विशेष ध्यान रखना। देखिए अब यहां पर समझो, बहुत अच्छा है। अब ये तो हमने इसका क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया मुखाकृति के आधार पर। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका भेद कौन सा है? समृत स्वर है। समृत स्वर क्या होते हैं, अब इनको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला भेद कौन सा होगा? समृत स्वर का होगा। सबसे पहला जो भेद होगा वो समृत स्वर का होगा। अब नाम से ही पता लग रहा है, सम माने समान, वृत्त माने वृत्त के। तो जिसके उच्चारण में भेद किसके आधार पर है? मुखाकृति के। तो मुख कैसा होना चाहिए? वृत्त के समान। तो वृत्त के समान कैसा? बंद सा। तो यह भी ध्यान रखना है। देखिए तो समृत स्वर, समृत स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख
वृत्त के समान बंद सा रहता है, वृत्त के समान बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात, और क्या कह सकते हैं इसको, अर्थात सबसे कम खुलता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है। समृद्ध स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अब समृद्ध स्वर कौन कौन से होंगे, इस बात को भी ध्यान से समझना। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने यहां लिख दिया, तो समृद्ध स्वर में मैं आपको भी बता चुका हूं, जिसमें वृत्त के समान बंद सा रहे। तो यहां कौन कौन से आएंगे, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। ये सब किस में आते हैं, समृद्ध स्वर में आते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख, जैसे आप बोल के देख लो, बोलने से पता लग जाता है। ए, जैसे मैंने यहां पर लिखी सबसे पहले ई, तो ई दीर्घ ई, इसके बाद में उ, दीर्घ उ और री। यहां अगर होंठ खुलते भी हैं तो बीच से थोड़े से खुलेंगे, पास से चिपके रहते हैं, तो ऐसे खुलते हैं जैसे मैंने ये बनाया, इस प्रकार से। इसलिए इनमें सबसे कम खुलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। बात करें अगर आगे अर्ध समृद्ध की, बात करें अगर इसके आगे अर्ध समृद्ध स्वर की। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है अर्ध समृद्ध की। अब यहां पर देखो एक महत्वपूर्ण बात समझना, समृद्ध में सबसे कम खुलता है, तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि अर्ध समृद्ध में उससे भी कम खुलेगा, ऐसा नहीं है। समृद्ध में सबसे कम खुलता है तो अर्ध समृद्ध में उसकी अपेक्षा आधा बंद रहेगा। जैसे मान लो समृद्ध में मुख पूरा बंद है, तो अर्ध समृद्ध में आधा बंद रहेगा, आधा बंद रहेगा तो इतना बंद हुआ, तो जाहिर सी बात है खुलेगा तो इससे ज्यादा, बंदी तो आधा रहेगा, खुलेगा तो ज्यादा। तो अर्ध समृद्ध क्या है, जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद रहे, लेकिन अर्ध विवृत स्वरों की तुलना में ज्यादा बंद रहे, वो अर्ध समृद्ध हो जाएगा। तो देखो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में, समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, आधा बंद सा रहता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और अर्ध समृद्ध में आपको अच्छे से पता है, मैं कह भी चुका हूं, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, और इसमें कौन कौन से आते हैं, ए और ओ आते हैं। ए और ओ किस में आते हैं, ए और ओ को किस में रखा जाता है, अर्ध समृद्ध में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखो समृद्ध से ज्यादा तो मुख खुलेगा, लेकिन अर्ध विवृत से कम खुलेगा। कैसे खुलेगा, जैसे मैंने यहां पर लिखी ए ओ, और उसमें क्या आ जाएंगे, विवृत में आ, अर्ध विवृत में क्या आते हैं, अ, आई और औ, तो इसकी अपेक्षा ज्यादा खुलता है। इसलिए अर्ध विवृत की तुलना में आधा, और अर्ध समृद्ध से ज्यादा खुलेगा, समृद्ध से ज्यादा खुलेगा, सॉरी समृद्ध से तो ज्यादा, और अर्ध विवृत से आधा। कैसा रहेगा, अब यहां एक तो खुलना और एक बंद होना, दो बातें आ रही हैं बार बार, खुलना और बंद होना। तो खुलेगा किससे ज्यादा, समृद्ध से,
बंद किससे कम ज्यादा रहेगा? अर्ध विवृत से। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ए और ओ किस में आते हैं? अर्ध समृत। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। तो आधा है, इसका मतलब खुलेगा तो ज्यादा, बंद आधा रहेगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर इसमें ए और ओ आएंगे। अब बात करेंगे इसके बाद में तीसरा भेद। तीसरा भेद कौन सा होगा? तीसरा भेद आपको अच्छे से पता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, विवृत स्वर। अब विवृत स्वर को समझने से पहले विवृत का अर्थ क्या होता है ये समझो। तो देखो यहां एक शब्द आ रहा है विवृत। विवृत का अर्थ क्या होता है? तो विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। कई जगह पूरा खुला हुआ लिख देते हैं, कई जगह सिर्फ खुला हुआ लिखा रहता है। तो विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ, अर्थात जिसमें मुख पूरा खुल जाता है, सबसे ज्यादा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसकी परिभाषा के रूप में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, अब यहां देखिए सबसे ज्यादा खुलता है, या वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है, अर्थात, और क्या कह सकते हैं? अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर कहलाते हैं। अब किसमें सबसे ज्यादा खुलता है? तो आप अच्छे से जानते हो, सबसे ज्यादा जो खुलता है वो खुलता है दीर्घ आ के उच्चारण। दीर्घ आ मतलब आ के उच्चारण में, क्योंकि इसी के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है या सबसे ज्यादा खुलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसके बाद में अगला। अगला जो भेद है वो कौन सा है? अर्धविवृत। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको इसे परिभाषा से ही स्पष्ट कर दूंगा, फिर भी आप इस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि अर्ध समृत और अर्धविवृत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अर्ध माने आधा, विवृत माने खुला हुआ, मतलब मुख आधा खुलेगा, किसकी तुलना में? विवृत की तुलना में। तो इसको देखो कैसे समझेंगे, ध्यान देना। अर्धविवृत स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में, विवृत स्वर की तुलना में आधा। देखो बात समझना क्या कही जा रही है इसमें, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृत स्वरों की तुलना में, और अर्ध समृत स्वरों की तुलना में, अर्ध समृत स्वरों की तुलना में, अर्ध समृत स्वरों की तुलना में ज्यादा क्या रहता है? अब देखिए यहां पर क्या आएगा? खुलासा रहता है, क्योंकि विवृत आ गया इसमें, इसलिए खुलासा रहता है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से समझना।
वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है, क्या कहलाएंगे? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अब अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो जाहिर सी बात है, दीर्घ आ का आधा क्या है, अभी आपको मैं बता ही चुका था, ए, और इसके साथ में आई और औ आएंगे। ये तीन वर्ण क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत कहलाते हैं। अब कई बार आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो अंग्रेजी भाषा का जो ओ होता है, जैसे अब डॉक्टर पर, प्रोफेसर पर, इन पे लगाते हो नहीं लगाते, इसका भी ध्यान रखना। वो किस में आएगा, उसे आप किस में रखोगे, तो वो रखा जाएगा अर्ध समृत में, उसका भी विशेष ध्यान रखना। अर्ध विवृत में नहीं, अर्ध समृत में रखना है उसको, ये ध्यान रखना। तो ये किसके आधार पर हो गए? मुखाकृति के आधार पर। तो मुख की आकृति किस वर्ण के उच्चारण में कैसी हो रही है, इसे तालु की स्थिति के आधार पर भी कह देते हैं। तो घबरा मत जाना कि तालु की स्थिति के आधार पर क्या कह दिया, मुखाकृति कह दे या तालु की स्थिति के आधार पर कह दे, ये की बात है, मुखाकृति में ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। अब पांचवा जो भेद होता है वो किसके आधार पर है? नासिका के आधार पर। पांचवा भेद किसके आधार पर है? नासिका के आधार पर। और नासिका के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, नासिका के आधार पर दो भेद हैं, एक निर्नुनासिक, एक अनुनासिक। अब इस अनुनासिक को कामता प्रसाद गुरुजी ने सानुनासिक भी कहा है। तो अनुनासिक भी कह सकते हो, सानुनासिक भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे? निर्नुनासिक स्वर। तो निर्धन अनुनासिक। तो सबसे पहले तो इसको समझ लो कि क्या मतलब है इसका। निर्धन अनुनासिक, निर्माण होता है रहित, अनुनासिक मतलब नासिका के। तो जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? निर्नुनासिक कहलाती हैं। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, निर्माण रहित, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? निर्नुनासिक कहलाती हैं। निर्नुनासिक कहलाती हैं। सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। अब निर्नुनासिक कौन सी होंगी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जितने भी स्वर हैं, क्योंकि आप स्वरों का वर्गीकरण ही तो पढ़ रहे, तो या व्यंजन तो आ नहीं सकते, आएंगे सिर्फ स्वर ही। तो सभी स्वर किस में आते हैं? निर्नुनासिक में। तो यहां पर आप किसको रखोगे? अगर बात करी जाए निर्नुनासिक में, तो निर्नुनासिक में कौन आएंगे? सभी स्वर आएंगे। सभी स्वर क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक कहलाते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, तो विशेष ध्यान रखना, विकल्प में ये पूछ लेता है कई बार। तो दूसरा इसका भेद कौन सा है?
अनुनासिक। दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है अनुनासिक, और इसी को क्या कह देते हैं, अनुनासिक को ही सानुनासिक भी कह देते हैं। सामान्य होता है सहित, तो स धन अनुनासिक सानुनासिक। तो इसमें देखो सानुनासिक क्या होगा, तो सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक हैं, जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता, और स माने सहित अनुनासिक मतलब नासिका, तो जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग भी किया जाए, मुख का तो होगा ही होगा, मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, सानुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। तो देखो इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ, या वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नासिका से भी, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं। अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं, अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं। अब इसमें कौन सी आएंगी, ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। बिल्कुल, नमस्कार जी। देखो आगे ध्यान से, आप कह चट्टे तैपे पे कहां पहुंच गए, संस्कृत में कहां घुस गए हिंदी में से। जैसे तो अनुनासिक में कौन से आएंगी, तो स्वरों के साथ आएंगी, तो स्वरों के साथ आएंगी तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्वर ए, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, यहां पर आपको कई बातों को समझना है और ध्यान देना है। तो देखिए यहां पर देखिए क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। अब इस पे भी चंद्र बिंदु, इस पे भी चंद्र बिंदु। अब दीर्घ ई आ गई, और दीर्घ ई पर जब मैं चंद्र बिंदु लगाऊंगा तो क्या चंद्र बिंदु दीर्घ ई पे ऐसे लगा देखा है कहीं, ऐसे लगता है क्या, नहीं लगता, चंद्र नहीं सिर्फ बिंदु आता है। अब यहां पर समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई कि अगर आप यहां पर चंद्र बिंदु को ऐसे लगा रहे हो जिनके शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ रही है, तो उसमें सिर्फ बिंदु लगेगा, चंद्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन बात एक और आ गई समझ में, देखना इसमें कि अब अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है, ये कैसे पहचाने। मान लो ई पर मैंने ये चंद्र बिंदु लगा दिया, अब आप कैसे पहचानोगे कि ये अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है, यहां समस्या आ गई, क्योंकि अनुस्वार भी ऐसे लग रहा है और शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ गई, तब भी ऐसे आएगा। हाँ बिल्कुल, के डवाल जी, सर्दी भी नहीं है और जैकेट पहन के पढ़ा रहे हो भाई, तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। देखो यहां पर जितने भी स्वर हैं, अब स्वरों के ऊपर से अगर शिरोरेखा आ रही है, शिरोरेखा आ रही है तो ऊपर से शिरोरेखा मतलब शिरोरेखा के ऊपर से कोई मात्रा लग रही है, तो वहां चंद्र का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ बिंदु का होगा। अब मैं दो शब्द लिख रहा हूं, ध्यान देना, एक तो मैंने लिख दिया ईंट और मैंने एक लिख दिया ईंधन। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा अनुस्वार है कौन सा चंद्र बिंदु है, यहां तो दोनों समान लग रहे हैं, ईंट भी और ईंधन भी। अब यहां पर समस्या ही नहीं आई।
अगर मैं इनको शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा नहीं होती तो वहां पे अनुस्वार और चंद्र बिंदु अलग अलग होते हैं, वहां तो पहचान में आ जाते हैं। यहां कैसे पहचानोगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका आपको ध्यान रखना है, इसमें कैसे करोगे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर ध्यान देना, बोल के ये कैसे पहचान में आएंगे, उच्चारण से। कैसे पता लगाओगे अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है? अनुस्वार और चंद्र बिंदु का आराम से पहचान सकते हो उच्चारण से। आप एक बोलोगे ईंट, जिसके उच्चारण में नासिका में वाइब्रेशन सा हो जाए, हल्की सी हवा नासिका में जाए, वो तो क्या है, चंद्र बिंदु है। और नासिका बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करे, नासिका में बिल्कुल भी हवा नहीं जाए, वहां कौन सा होगा, अनुस्वार होगा। ईंट और ईंधन बोल के देख लो, ईंट और ईंधन। ईंधन बोलने में बिल्कुल भी नासिका में हवा नहीं जा रही, और ईंट बोलने में नासिका में वाइब्रेशन सा हो रहा है। एक आपसे कहा पंकज बोलो, पंकज, और एक आप बोलो ऊंट। ऊंट बोलने में नासिका में वाइब्रेशन सा होता है, पंकज में नहीं होता, क्योंकि पंकज में अनुस्वार है और ऊंट में चंद्र बिंदु आ रहा है। तो ये सारी बातें आपको बड़े ध्यान रखनी है और ध्यान से समझनी है, इनका आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हर बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे, अनुनासिक या सानुनासिक। यहां समझ आ गया होगा। अब कई कह रहे हैं कि सर बोल के देखो हो रहा है क्या। आप एक बार बोल के देखिए इन दोनों को, ईंट और ईंधन को बोल के देखो, पंकज और ऊंट को। नासिका में वाइब्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? जिसके नहीं हो रहा उसके जुकाम लगा हुआ है मेरी तरह, उस वजह से नहीं हो रहा होगा, नहीं तो होता है। ये विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। तुलसीराम बंबोरिया जी, काल टॉपिक आप क्रिया के साथ पढ़ चुके हो। क्रिया के साथ काल टॉपिक को बड़े विस्तार से पढ़ा चुका हूं। कुछ भी अंतर नहीं होता, सिर्फ क्रिया की जगह काल लिख दो, काल की जगह क्रिया, बड़े विस्तार से बता चुका हूं। तो ये बिल्कुल भी नहीं जरूरत है आपको पढ़ने की दोबारा से, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। ये किसके आधार पर, तो हमने वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। पांचों की बात हम कर चुके हैं। अब आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसका व्यंजनों का वर्गीकरण। इसको विस्तार से तो पढ़ेंगे कल, लेकिन यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लो। वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है, ये कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना 8 भागों में। कितने भेद कर देते हैं इसके, 8 भेद कर देते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद कर दिए जाते हैं, 8 भेद कर दिए जाते हैं। 8 जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एक से समझ लो, इस पर विस्तार से चर्चा कल करेंगे। तो देखो, एक तो होता है स्पर्शी, एक तो कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है संघर्षी। सबसे पहला होता है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी, तीसरा होता है स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा भेद होता है वो कौन सा होता है, नासिक्य व्यंजन। चौथा कौन सा होता है, नासिक्य व्यंजन। पांचवा होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। पांचवा भेद कौन सा है, उत्क्षिप्त। अब बाकी के जो 3 भेद हैं वो किससे बने हैं, तो इनका ध्यान रखना, ये, रे, ले और वैसे। संस्कृत का क्रम ये वे रे ले होता है, हिंदी व्याकरण का क्रम ये रे ले वे होता है। ये क्रम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों सेयों का, 5 पंचवर्णों का और ये रे ले वे के क्रम, हिंदी और संस्कृत दोनों का विषय ध्यान रखना। अब देखो, ये और वे ये क्या होते हैं, संघर्षहीन होते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता। रै के उच्चारण में जीवा को कंपन करना पड़ता है, इसलिए रै को क्या कहते हैं, प्रकंपित कहते हैं। और लय के उच्चारण में जिह्वा मुड़ जाती है और हवा आसपास से निकल जाती है, इसलिए लय को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। तो बाकी के 3 इन 4 वर्णों से बने हैं। तो इसमें देखिए, छठा जो हम भेद लिखेंगे वो कौन सा होगा, प्रकंपित होगा। छठा भेद कौन सा होगा, प्रकंपित होगा। 7वां जो भेद होगा वो पार्श्विक हो जाएगा। और इसके बाद में अगला जो भेद होगा,
8वां वो कौन सा होगा? संघर्षहीन हो जाएगा। 8वां भेद कौन सा हो जाएगा? संघर्षहीन हो जाएगा। इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांट देते हैं? 8 भागों में। 8 भाग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 8 भेद में आपको लिख चुका हूं। इसकी बहुत विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। अभी बाकी है आपका, क्या बाकी रह रहा है तो इसका भी ध्यान रखना। इसको कल फिर दोबारा से लिखूंगा और कल फिर दोबारा से भी इसको समझाऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। अब बाकी रह रहा है आपका होमवर्क, जो आपको घर पे जाके करना है। तो देखिए यहाँ पर होमवर्क मैंने आपके सामने लिख रखा है। वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, संघर्षी व्यंजनों को समझाएं, संघर्षी क्या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों को स्पष्ट करें। अयोग वाह वर्णों को समझाएं। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं ये आपका होमवर्क है। इसकी चर्चा विस्तार से कल करेंगे। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।